नमस्कार, फिर से आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले के वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान में जो भाग पहला था, यानी कि भाग पार्ट फर्स्ट भारतीय संविधान का, उसमें चर्चा किया गया है राज्य एवं मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता के संबंध में। नमस्कार, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो भारत के संविधान के विषय में हम पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हमने भारतीय संविधान के पहले भाग को देखा, जिसमें कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा किया गया है। भाग 2 जो है भारतीय संविधान का, उसमें नागरिकता के विषय में है कि संविधान के शुरू में किस तरीके से नागरिकता दिया गया और हमारे संसद को शक्ति है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का। तो हमने देखा कि 1955 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बना था, या नागरिकता अधिनियम बना था 1955 में, जिसमें बाद में कई बार संशोधन किया गया था, उसके विषय में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3, जो किससे संबंध है, तो मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है भाग 3। भाग 3 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार के विषय में है, फंडामेंटल राइट्स के विषय में है। और चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना जरूरी होता है। तो हम भाग 3 को देखते हैं। देखिए, जो भाग 3 है, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से है। और अगर हम भाग 3 में आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 12 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 तक का जो संबंध है वो भाग 3 से है, मौलिक अधिकार से है। हालांकि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के द्वारा सीधे किसी तरह के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, किंतु चूंकि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 भी भाग 3 का हिस्सा है, तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का भी महत्व है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम ये समझे कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो देखिए, जो मूल अधिकार होता है ना, वो मानव अधिकार के कुछ भाग होता है। यानी कि एक मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारे अधिकारों की जरूरत होता है। उन्हीं अधिकारों में से जब कुछ अधिकार राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है और उसका उल्लेख कानून में होता है, तो उन अधिकारों को कहा जाता है मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार जो है किसी व्यक्ति की भौतिक, नैतिक एवं मानसिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किसी व्यक्ति को वो अधिकार दिया जाना जो उस व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, नैतिक विकास के लिए जरूरी है, साथ साथ उनके भौतिक विकास के लिए आवश्यक है, वो सभी मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वो अधिकार है जिसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक संरक्षण का मतलब, अगर मौलिक अधिकार में जिन अधिकारों का चर्चा किया गया है, इन अधिकारों का हनन किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा होता है, तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को ये शक्ति दिया गया है, साथ में न्यायपालिका को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षण करें। अगर राज्य मनमानी तरीके से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन रहा है, तो मौलिक अधिकार को बचाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। इसलिए मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, ये इसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार के महत्व के विषय में देखें तो ये सबसे पहले जो राजनीतिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श है। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। और जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार अगर जनता के उन अधिकारों को छीन ले जो अधिकार उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये मौलिक अधिकार है, इसको राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है, वहां पे कुछ ऐसे अधिकार व्यक्ति को होना ही चाहिए
जो एक मानव मात्र होने के नाते किसी भी मनुष्य को मिलना जरूरी है। दूसरा चीज इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करने देता है व्यक्ति के अधिकार के मामले में। संविधान में चूंकि इसकी चर्चा की गई है तो राज्य को क्या करता है कि कम से कम अधिकार देता है कि वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार के संदर्भ में हस्तक्षेप करे, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर राज्य को किसी तरह का नियम बनाना है, चलाना है, संस्था को सरकार चलानी है, तो सरकार क्या कर सकता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन सकता है। किंतु जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, मौलिक अधिकार की बात आती है, तो चूंकि इसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए राज्य चाह करके भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता है। अगर छीनना चाहे भी तो जो संविधान में प्रक्रिया बताया गया है उस प्रक्रिया के ही द्वारा छीन सकता है, मनमाने तरीके से नहीं छीन सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के स्रोत के बारे में देखें तो दुनिया में सबसे पहले जिन देश के संविधान में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है वह है अमेरिका के संविधान। अमेरिका में ही सबसे पहले चूंकि आधुनिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र सबसे पहले अमेरिका में स्थापित किया गया और अमेरिका में ही लिखित संविधान तैयार किया गया। तो अमेरिका के संविधान में जो बिल्स ऑफ राइट है यानी कि अधिकारों की जो घोषणा पत्र है उसमें मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का स्रोत है वह है अमेरिका का संविधान। जो भाग 3 है यानी कि जिसका संबंध मौलिक अधिकार से है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये जो मैग्ना कार्टा है ना, ये मैग्ना कार्टा का संबंध इंग्लैंड से है। इंग्लैंड में क्या हुआ कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन थे, उन्होंने उनके ऊपर जब वहाँ के सामंतों का, वहाँ के जनता का दबाव बहुत ज्यादा पड़ने लगा अधिकारों को लेकर के, तो उन्होंने एक लिखित घोषणा पत्र जारी किया जिसको कहा गया मैग्ना कार्टा। और इस लिखित घोषणा पत्र के द्वारा जो इंग्लैंड के लोग थे, वहाँ के जनता थे, उनको कुछ अधिकार दिया गया। तो चूंकि मौलिक अधिकार भी लोगों के अधिकार से संबंध है, इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न आर्टिकल संबंधित है मौलिक अधिकार से, उनके विषय में हम देखते हैं। देखिए जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है, इसका सीधा संबंध मौलिक अधिकार से नहीं है, फंडामेंटल राइट से नहीं है, किंतु भाग 3 को समझने के लिए आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझना जरूरी है कि इन दोनों आर्टिकल में किस तरह की बातें की गई है। जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में भाग 3 के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में भाग 3 के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। संदर्भ में राज्य की परिभाषा। देखिए जो राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें किसी प्रांत को राज्य तब कहा जाता है जब उसके पास 4 महत्वपूर्ण आवश्यक चीज हो। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा हम कह सकते हैं कि सरकार। इस तरह की चीजें अगर किसी देश के पास हो या किसी प्रांत के पास हो, राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में उसे राज्य तभी कहा जा सकता है। किंतु आर्टिकल 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है, इसका संबंध केवल और केवल भाग 3 के संदर्भ में है, यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है उसी के संदर्भ में है। आर्टिकल 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है। तो अगर हम देखें भाग 3 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है, इसमें राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है, इसमें आता है भारत सरकार एवं भारत की संसद।
दूसरे में राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ये दोनों किस में आता है? राज्य के परिभाषा में आर्टिकल 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है उसका संबंध किससे है? भारत सरकार एवं भारत के संसद से, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार एवं उस राज्य के विधानमंडल राज्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा, सरकार के नियंत्रण में काम करने वाले, सरकार के नियंत्रण में काम करने वाले संस्था स्थानीय प्राधिकार एवं अन्य। देखिए, सरकार के यानी कि सरकार के लिए काम करने वाली अगर कोई संस्था है जो सरकार का काम करता है तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। इसमें साथ साथ में अगर कोई स्थानीय प्राधिकार का मतलब यहाँ हो गया ग्राम पंचायत और नगर पालिका के संबंध में, तो ग्राम पंचायत भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगा और जो नगर पालिका है वो भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अन्य प्राधिकार का मतलब हो गया कि जैसे कि हो गया CBF हो गया या फिर जो महिला आयोग हो गया। इस तरह की संस्था को राज्य के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इन संस्था को हमारा संविधान शक्ति देता है और जब संविधान शक्ति देता है तो इनको राज्य के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, राज्य को परिभाषित इसलिए किया गया है क्योंकि मूल अधिकार की हनन की बात जब आती है तो मूल अधिकार की हनन व्यक्ति के तुलना में राज्य के द्वारा अधिक होता है। जब फंडामेंटल राइट्स के हनन की बात आती है, मूल अधिकार के हनन की बात आती है तो मूल अधिकार के हनन जो है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा हो सकता है? राज्य के द्वारा हो सकता है, राज्य के द्वारा अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं को शक्ति कौन देता है? तो हमारा संविधान। और जिन संस्थाओं को शक्ति हमारा संविधान देगा उनके पास बहुत अधिक शक्ति होता है, तो खतरा ज्यादा होता है कि ये संस्था क्या करे कि मौलिक अधिकार जो लोगों को दिया गया है उन अधिकारों का हनन करे। इसलिए क्या किया गया है कि राज्य को परिभाषित किया गया है। दूसरा, अगर हम देखें कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति के पास शक्ति होता है, यानी कि पहले ही हमने देखा कि जो मूल अधिकार है उसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के द्वारा अपने मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए कहाँ जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या अगर वो चाहे तो आर्टिकल 226 के द्वारा वो कहाँ जा सकता है? तो हाई कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 12 का संबंध किससे है? राज्य के परिभाषा से। और आर्टिकल 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है ये केवल और केवल भाग 3 के लिए है, यानी कि मूल अधिकार के संबंध में जब भी राज्य शब्द का उल्लेख किया जाएगा तो उसका संबंध आर्टिकल 12 में जिन जिन संस्थाओं को या जिन जिन संस्थाओं को राज्य माना गया है बात उन्हीं संस्थाओं का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।